रसोई बना गपशप का अड्डा। प्रेम मोहल्ला जहाँ रहती थी मनोरमा। उनकी सुबह बहुत ही अनोखी होती थी क्योंकि हर सुबह उनकी रसोई गपशप का अड्डा बन जाती थी। मोहल्ले में रहने वाली सुमन, माधुरी, रजनी और सुधा चारों अपनी अपनी रसोई का काम खत्म करके गपशप के लिए मनोरमा के घर आ जाती थी। सच तो ये था कि मनोरमा को लोगों की चुगली करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए वो पड़ोसी औरतों को जानबूझकर बुलाती थी ताकि मोहल्ले में क्या चल रहा है उसकी खबर मनोरमा को होती रहे। क्या कहा? सुमित्रा जी की बहू घर छोड़कर भाग गई? मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं टिकने वाली उनके घर में। और उनके घर में घूंघट चलता है और बहुत ठहरी मॉडर्न जमाने की। इतना लंबा घूंघट करके भला इस घर में कैसे रहती? कब तक रहती वो? सही कह रही हो मनोरमा। अरे हम सभी को ही सुमित्रा जी का चेहरा देखे हुए कई महीना गुजर गए। सुमित्रा जी खुद ही इतना लंबा घूंघट करके घर से बाहर निकलती हैं। हम तो खुद अजीब महसूस करते हैं उनसे बात करने में। बहू तो बहुत सुंदर थी। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी तो छत पर व्यायाम करते हुए एक बार बहू का चेहरा देखा था। मुझे तो नमस्ते भी की थी उसने, फिर उसके बाद कभी दिखाई नहीं थी छत पर। मना कर दिया होगा सुमित्रा ने। वो भी कम थोड़ी है, अब नहीं वापस आने वाली मुझे लगता है। कौन जेल में वापस आना चाहेगा? सुमित्रा जी का घर तो जेल है, जेल। तुम लोग बातें करो, मैं कंचन के पापा का टिफिन दे दूं। बस खाना रेडी है, पैक करना है। कंचन दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? वो उसकी सहेली का जन्मदिन है तो उदयपुर जाकर मना रहे हैं, वहीं गई है। चलो अच्छी बात है, बच्चे घूम फिर आते हैं, सही रहता है। वैसे भी सारा दिन कॉलेज में पढ़ाई करते करते दिमाग भी तो खराब हो जाता है। वही तो, इसीलिए मैंने बोला कि तू घूमा। अब मुझे तो इतना टाइम मिलता नहीं है। कंचन के पापा और सुमित दोनों ही नौकरी वाले हैं। सुमित भी ऑफिस से रात को देर से आता है। शनि इतवार की छुट्टी मिलती है तो वो अपने छुटपुट काम निपटा लेता है। मनोरमा, तुम भी सुमित के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो। बहू आ जाएगी तो तुम्हें भी रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। अरे बहू तो मैं ढूंढ ही लूंगी, पर रसोई से छुट्टी ले ली तो हमारा गपशप का अड्डा कहाँ जाएगा? ये भी तो जरूरी है, वरना मोहल्ले की खबरें कहाँ से ढूंढेंगे? और फिर मनोरमा के साथ की सारी पड़ोसन जोर से हंसने लगी। ऐसा रोज ही होता था। सब एक साथ रसोई में इकट्ठा होती और गपशप करने लगती। इधर उधर की बुराई। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मनोरमा की रसोई गपशप का अड्डा रहती थी। एक सुबह जब मनोरमा की रसोई में गपशप चल रही थी तभी मनोरमा की नजर अपनी रसोई की खिड़की के बाहर एक औरत पर जाती है और फिर शुरू होता है चुगली का टॉपिक। कहाँ देख रही हो मनोरमा? सुलेखा नाम है उसका, कल ही मोहल्ले में किराए पर घर लिया है। सुना है थोड़ी कैरेक्टरलेस है। क्या कहा? कुछ गलत काम करती है क्या? पता नहीं, पर इसके घर में हर समय आदमी आए रहते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है, बस ये अकेली रहती है। अच्छा बताओ तो, हमारे मोहल्ले में गंदगी फैलाने के लिए आ गई है। इस पर नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे। बात करते करते मनोरमा कुकर में दाल चढ़ाने लगी। अरे नमक खत्म हो गया, तुम लोग बैठो, मैं साथ वाली दुकान से लेकर आती हूँ। अरे हम लोग ला देते। नहीं नहीं, वैसे भी तो लाना ही है, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। मनोरमा पड़ोस की दुकान से नमक लेने के लिए चली जाती है। मनोरमा ने देखा कि सुलेखा सुमित से बात कर रही है। मनोरमा गुस्से में आ गई। सुमित, ओ सुमित, वहाँ क्या कर रहा है? आज तेरी छुट्टी है तो ये कि तू सड़क पर किसी से बात करके अपना समय बर्बाद करेगा? जा अंदर जाकर नहा धो ले। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिजली वाले के लिए पूछ रही थी, मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू सुमित। नमस्ते आंटी। सुमित घर के अंदर चला गया और मनोरमा सुलेखा पर बरस पड़ी। नमस्ते। और तुम क्या समझती हो खुद को? हमारे मोहल्ले में आकर ऐसे रात चलते हमारे बच्चों से बात करोगी? तुम्हें पता भी है ये कौन है? आंटी जी, मैं बस बिजली मिस्त्री का नंबर पूछ रही थी और सुमित तो मेरी मदद की। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेले रहती हो और सड़क पर लड़कों से बातें करती फिरती हो। हम शरीफों का मोहल्ला है ये, यहाँ ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आंटी जी, आप मुझे जानती तक नहीं और आपको ऐसे लांछन लगाने का कोई हक नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम? तुम्हारे घर में तो हर वक्त आदमी आते जाते रहते हैं। मोहल्ले में गंदगी फैलाने आई हो तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ अपनी हद में रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मनोरमा नमक लेकर घर आती है। क्या हुआ मनोरमा, इतने गुस्से में क्यों? और नहीं तो क्या, वो मेरी किराएदार सुलेखा अभी सुमित से बात कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या सुमित से? हाँ, कह रहा था कि बिजली वाले का नंबर पूछ रही थी, पर मुझे पता है सब ढूंढ गया, हमारे बच्चों को बिगाड़ने आई है ये। हे भगवान, ये तो सच में बहुत गलत है। मैंने तो पहले कहा था उस पर नजर रखनी चाहिए। अब तो मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी। उसे पता चलेगा कि मनोरमा से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। हमारे मोहल्ले को गंदा नहीं करने दूंगी मैं। अगले कुछ दिनों तक मनोरमा और उसकी सहेलियां सुलेखा पर कड़ी नजर रखती हैं। हर सुबह रसोई में सुलेखा ही गपशप का मुख्य विषय होती थी।
कंचन, ज्यादा देर बाहर खड़ी मत हो। मुझे नहीं पसंद सुलेखा का तुम्हारी तरफ देखना। अरे वो सही औरत नहीं है, बदनाम है पूरे मोहल्ले में। मम्मी क्यों किसी पर फालतू इल्जाम लगाते रहते हो? आपने तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। क्या पता सुलेखा दीदी नेचर की अच्छी हो। अब तो उनकी मम्मी भी उनके पास रहने आ गई है, मैंने कल ही देखा है। कंचन कॉलेज जाती है और फिर से शुरू हो जाता है मनोरमा की रसोई में गपशप का टॉपिक। मनोरमा, जब से सुलेखा मोहल्ले में आई है, हम सबका रसोई में गपशप का टॉपिक ही बदल गया है। हम हर समय सुलेखा की बातें करते रहते हैं। पहले कितना हंसते रहते थे। मेरा तो मन करता है हम सब मोहल्ले वाले मिलकर इस सुलेखा को यहाँ से निकलवा दे। जिसका मकान किराए पर लिया हुआ है उनसे एक बार बात कर लेंगे और बता देंगे कि उन्होंने किसी गलत लड़की को किराए पर घर दे दिया है। मनोरमा और सारी पड़ोसन सुलेखा को देखकर बातें करने लगी। उन्होंने सोच लिया था कि अगले दिन ही वो मकान मालिक से बात करके सुलेखा को वहाँ से निकलवा देंगी। पर उसी शाम कॉलेज से लौटते हुए मनोरमा की बेटी कंचन का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग घबराए हुए अस्पताल पहुँचे। देखिए अनिल जी, आपकी बेटी के सर से काफी खून बह गया है। हमें खून चढ़ाना होगा, पर हमारे हॉस्पिटल में आपकी बेटी के ब्लड से मैच करता ब्लड नहीं है। आपको तुरंत ही ब्लड अरेंज करना होगा। मनोरमा, हम सब में से किसी का भी ब्लड हमारी बेटी के ब्लड से मैच नहीं कर रहा। अब क्या होगा? हमारी बेटी को खून कौन देगा? सुनो, तुम अपने दोस्त और रिश्तेदारों में पता करो। मैं मोहल्ले में पता करती हूँ। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी बच्ची के लिए खून बने, मेरी बच्ची के लिए खून मिल जाए। जहाँ पहले मनोरमा की रसोई गपशप का अड्डा बनी रहती थी, आज उसी रसोई में खड़े होकर मनोरमा अपनी सहेलियों से अपनी बेटी को बचाने के लिए खून मांग रही थी। मनोरमा, हम सब ने अपना खून चेक कर लिया। हमारे परिवार में से हम में से किसी का खून कंचन के खून से नहीं मिल रहा। हम सब कोशिश कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखो, कंचन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी सुलेखा आती है। आंटी जी, मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है जो कंचन का है। मैं कंचन को खून दूंगी, आप मुझे अस्पताल ले चलिए। क्या तुम सच में खून दोगी? मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी सुलेखा, मेरी बच्ची को बचा लो। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, मेरा पति और बेटा भी वही है। मनोरमा सुलेखा को लेकर अस्पताल पहुँचती है। सुलेखा का खून कंचन के खून से मेल खा जाता है और कंचन की जान बच जाती है। मनोरमा पिछले दिनों जिस सुलेखा की पूरी तरह से बेइज्जती कर रही थी, आज उसी सुलेखा की वजह से कंचन की जान बची थी। मुझे माफ कर दो सुलेखा, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद मनोरमा और उसकी पड़ोसन सहेलियों ने सबकी बुराई करना छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। जीवन में कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही एक आदर्श चरित्र की पहचान है। दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो हलवे की पूरी कढ़ाई उठा कर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना और सारा खाना रसोई से लेकर घर में भी फैला देना, ये दीपा और उसके पूरे परिवार की आदत थी। ये तो जब दीपा ससुराल में रहने लगी तब सबको उसकी इस आदत का पता चला। दीपा, तुम रसोई के सारे बर्तन खाना बनाने के बाद बाहर क्यों ले आती हो? आज तुमने दाल चावल बनाए तो पूरा कुकर और कढ़ाई बाहर आंगन में रख दी। ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या बुराई है? बार बार रसोई में जाने से अच्छा है एक ही बार में सारे बर्तन बाहर रख दो। हम तो अपने घर में ऐसे ही करते हैं। अब मैं ये थोड़ी है बार बार मैं रसोई में उठकर जाऊंगी कुछ चाहिए हो तो। सबके बार बार टोकने पर भी दीपा ने अपनी आदत को नहीं सुधारा। एक दिन दीपा के सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। वही दीपा खाना बनाकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आशा बहन जी घर पर नहीं है क्या? माँ बाबूजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ऐसा है बेटा, हमारे बेटे जो है राहुल की शादी है। ये शादी का कार्ड है और मिठाई का डिब्बा। माँ पापा से कह देना कि सबने शादी में जरूर आना है। तभी आनंद भी कमरे से बाहर आ जाता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। आइए बैठिए ना। दीपा, अंकल आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है आप खाने के लिए बैठे हो, फिर कभी आएंगे। अच्छा, शादी में सबने पहुंचना है, मम्मी पापा को बोल देना। कार्ड देने आए पति पत्नी अजीब सा मुंह बनाकर वहाँ से चले गए। दीपा की सास अगले दिन पड़ोस वाली के साथ बातें कर रही थी। क्या बात है आशा बहन, सुना है तुमने तो पूरे घर को रसोई बना दी है।
कल मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी तुम्हारे घर कार्ड देने आए थे ना? हाँ आए तो थे, क्या हुआ? वही बता रहे थे कि तुम्हारे घर जब कार्ड देने गए तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। तुम्हारी बहू ने पूरी ड्राइंग रूम को रसोई बनाकर रखा हुआ था। जिधर देखो उधर खाने के बर्तन फैले हुए थे। मुझे तो मिसेस शर्मा ही बता रही थी, बोली उन्हें तो बहुत प्यास भी लगी थी, पर वहाँ तुम्हारे घर उन्होंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि तुम्हारे घर में उनका रुकने का मन ही नहीं था। ऐसे कौन खाना खाता है आशा बहन? मैं बहू से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीपा की सास गुस्से से भरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी बहू दीपा को खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगती है, तभी एक टैक्सी उनके दरवाजे पर रुकती है। टैक्सी में दीपा के मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए थे। दीपा का मायका दूसरे शहर में था, इसलिए शादी के बाद उसके मायके वाले उसे मिलने और कुछ दिन उसके पास रहने आए थे। इस वजह से दीपा की सास उसे कुछ कह नहीं पाई। माँ पापा, ज्योति अमन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ, सोचा शादी के बाद कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेते हैं, तुम्हारे शहर में घूम लेंगे। अभी कुछ दिन काम तो था नहीं, इसलिए घर पर खाली ही बैठे थे, तभी तुमसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा दीदी, मैं तो आपके हाथों के गरम गरम छोले भटूरे खाने के लिए तरस गई। मम्मी तो बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ बढ़िया तैयार कर दूंगी, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ। आशा दीदी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उसके घर का नजारा क्या होने वाला है। अरे दीपा, मुझे प्याज टमाटर यहीं दे दे, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ, मैं लाती हूँ। दीदी मैं सलाद का सामान लेकर आती हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है। वही फ्रिज में सब कुछ है, निकाल कर नहीं बाहर ले आओ। तीनों मिलकर बैठकर काम भी कर लेंगे और गप्पे भी मार लेंगे। ड्राइंग रूम की हालत देखने वाली थी। एक तरफ मेज पर आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए थे और बाकी सब सब्जियां फैलाकर बैठी हुई थी। पूरे ड्राइंग रूम का नजारा देखने वाला था। भाभी, ये सब क्या है? पूरी ड्राइंग रूम को तो आपने रसोई बना दिया, सब कुछ गंदा हो गया। अभी तो काम वाली सफाई करके गई थी और देखो ना, जगह जगह से पंखे से आटा उड़कर इधर उधर फैल रहा है। कोई नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, बस हो ही गया। ज्योति गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और सारी बात कह देती है। माँ, घर का क्या हाल हो गया? आपको भी पता है घर कम रसोई ज्यादा लगता है। जहाँ देखो वहाँ सब्जियां बर्तन आटा दाल चावल इधर उधर बिखरा ही रहता है। भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। जब से वो इस घर में आई, घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती। ऊपर से उनके मायके वाले और यहाँ आकर बस गए। मैं भी इसी बात से तंग हूँ। ये तेरे पापा बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं बोलते, बस मुंह सिलकर बैठे रहते हैं। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो आशा। मैं क्या बहू के घर वालों को ये जाकर कह दूं कि वो यहाँ से चले जाएं? है, तुम भी कैसी बातें करती हो। थोड़े दिन की बात है, संभाल लो। जब वो चले जाएंगे तब हम बहू से बात करेंगे। एक दिन दीपा रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी बनाई और गरम गरम कुकर लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया और अंदर बर्तन लेने के लिए चली गई। तभी दीपा की सास अलमारी से कुछ सामान निकालने आई। उस समय ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, बस दीपा की सास आशा ही थी। अचानक कुकर फट गया। आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आशा जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। ये सब दीपा भाभी और इनके मायके वालों के कारण हुआ है। अगर इनमें जरा सी भी समझ होती तो ये इस तरह से लापरवाही ना करती। आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना, तो बस मैं तो इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देती। सबका मूड खराब था क्योंकि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। दीपा और उसके मायके वाले भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो दीपा के साथ कुछ गलत ना करे। दीपा के मम्मी पापा और दीपा बहुत शर्मिंदा थे। समधन जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप हम सबकी गलतियों की सजा हमारी दीपा को मत देना। हम वादा करते हैं हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। हम दीपा से दूर रहेंगे, पर आप दीपा को हमारे साथ मत भेजना। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा फूट फूट कर रोने लगती है। दीपा बहू, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से जाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गलती तो हर किसी से होती है, और फिर देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आगे से ध्यान रखना, जो चीज जहाँ के लिए बनी होती है हमें उसका इस्तेमाल वही करना चाहिए। चलो अब चुप हो जाओ, और आप सब भी इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपका ही घर है और जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी आप सभी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते दीपा का जन्मदिन है, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। माँ जी, आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? आनंद ने बताया था। वो चाहता था कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पर सरप्राइज रखे। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब दीपा ने रसोई का खाना घर में फैलाने की आदत छोड़ दी। अब वो जो कुछ भी बनाती रसोई से ही थाली में परोस कर लाती।
जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया।